नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आजमगढ़ रामपुर में हुए उपचुनाव में सपा का सफाया हो गया है और लोकसभा में अब भाजपा के 305 सदस्य हो गए हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव विधायक बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दिया था, जबकि रामपुर सीट से आजम खान ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उपचुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और उपचुनाव के दर में आजमगढ़ सीट से भाजपा ने दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को उतारा है, जबकि सपा ने धर्मेंद्र यादव को और बसपा ने गुड्डू जमाली को। और वहीं रामपुर सीट पर भाजपा ने घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने आजम खां की पहली पसंद आसिम रजा पर दाव लगाया, लेकिन दोनों दाव असफल रहे और जनता ने भाजपा पर फिर भरोसा जताया है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सपा से एएस नुमानी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर इतिहास रच दिया, क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर को कहीं ना कहीं सपा का एक गढ़ माना जाता था, लेकिन भाजपा की जिस तरीके से जो जीत हुई है, जो माहौल है, वो पूरा पलटता हुआ नजर आया है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए प्रिया जी, मैं बार बार कह रहा था जी कि ये दोनों लोकसभा के उपचुनाव इन क्षेत्रों पे थोपे गए और थोपा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव ने और आजम खान साहब ने भी थोपा। तो जनता में उनके इस कृत्य को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी है। ये चुनाव अनावश्यक रूप से थोपे गए और जिस उम्मीदों से जनता ने इन लोगों को पार्लियामेंट भेजा था जी, उन उम्मीदों पे ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में खरे नहीं उतरे। आजम खान साहब अपने तमाम मुकदमों में अपने कारस्तानियों के चलते जेल चले गए, क्षेत्र सफर करता रहा। अखिलेश यादव जी चुनाव चुन करके आ तो गए, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। वो अपने उत्तर प्रदेश की सत्ता की दौड़ में लगे रहे, हालांकि जनता ने वहां भी उनको अनफिट कर दिया जी। तो ऐसे में स्थिति ये थी कि दोनों जगह नाराजगी ज्यादा थी और यही कारण है कि अखिलेश यादव टिकट देने के बाद दोनों जगह प्रचार में नहीं जा पाए, जनता की इस विरोध को, इस विरोधी स्वर को देखते हुए जी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये थी कि दोनों प्रत्याशी हमारे वहां पे क्षेत्र में बने रहने वाले लोग थे और कार्यकर्ता नेता हम सब ने मेहनत की, पसीना बहाया और सबसे बड़ी बात कि जनता से हमारा संवाद अच्छा है और तमाम भारत सरकार की योजनाओं का, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जनता तक सीधे डिलीवरी है। कोई बीच में कट मनी वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, कोई कमीशन खोरी नहीं है, सीधे जनता योजनाओं का लाभ जनता के खाते में जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको कहीं कब्जा करते, कहीं मकान कब्जाते, कहीं किसी के साथ आपको जाति करते नजर नहीं आएगा। जनता का रूटीन काम अपना चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, उसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाइन ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त, अपराधी जो सिंडिकेट क्रिमिनल थे, जो अपराध का साम्राज्य चलाते थे, वो नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, जनता देख रही है। इसी कारण से जनता ने अभी 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को अपना समर्थन दिया था, आशीर्वाद दिया था। मैं बार बार कह रहा था कि इस बार भी जनता हमको लोकसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी और हमें दोनों सीटें जीतेंगे। और देखिए वही हुआ, दोनों सीटें हम जीते और उन दोनों सीटों की जनता ने परिवारवाद, भाई भतीजावाद और वंशवाद सारे समीकरणों को धता बताते हुए लोकतंत्र पे मोहर लगाई है। ये लोकतंत्र की जीत है और ये खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका मतगणना आई है, मतगणना हुआ है 26 जून को। आपको मालूम होगा कि 25 जून को ही कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था और उसी की बरसी के एक दिन पहले बाद ये मतगणना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। परिवारवाद, वंशवाद को धता बताते हुए ये लोकतंत्र की जीत है
और ये हमारे दोनों सरकारों के द्वारा किए हुए कार्यों पे जो जनता का विश्वास है, भरोसा है हमारे नेताओं पे, उसकी जीत है और हम इस जीत का स्वागत करते हैं। ठीक है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एस नुमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभा से। एस नुमानी जी, देखिए अगर बात करें, एक यहाँ पर एक बड़ी हार जो है वो सपा को देखनी पड़ी। अगर अखिलेश यादव का यहाँ पर जिक्र कर ले तो उन्होंने कोई भी चुनाव प्रसार नहीं किया। क्या लगता है इसका भी असर इस चुनाव में पड़ता नजर आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि क्या वो कॉन्फिडेंट है इस चुनाव को लेकर, लेकिन ये जो बाजी थी कहीं ना कहीं अब वो पलटते हुए नजर आई। क्योंकि इसका पहले भी जिक्र हम कर चुके हैं कि ये जो पुराना गढ़ माना जाता है, लगातार ऐतिहासिक जीत जो है वो आजमगढ़ और रामपुर में देखने को मिलती है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इस बार जो है वो एक बड़ा झटका जो लगा है समाजवादी पार्टी को। क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से नहीं पहुंचे प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरी तरीके से पहले से ही वो कॉन्फिडेंट थे, क्या इन सब का असर इस हार पर जाता है? एस नुमानी जी। जी मैडम, जो आपने सवाल किया है ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक सवाल है और मैं इस पे आपको ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ और रामपुर संसदीय उपचुनाव में भाजपा सरकार ने सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया है और छल बल से जनमत को प्रभावित करने का पूरे तौर पर इन्होंने ये काम किया है। जहां तक तालुके आजमगढ़ और रामपुर दोनों क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव ये लोग लड़े हैं। जनता को ध्यान भी समाजवादी पार्टी की ओर ही था। जनता ये चाह रही थी कि वास्तव में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने अपने पक्ष पे जबरन मतदान के लिए सभी लोकतांत्रिक एवं निम्न स्तर के हथकंडे ही इन्होंने अपनाए। मतदाताओं को डालने से रोका गया है, उन्हें डराया गया है, उन्हें धमकाया तक गया है। पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को थाने में जबरन अवैध तरीके से बैठा लिया। पोलिंग एजेंटों को मतदान से केंद्रों से बाहर कर दिया गया। जो भी पोलिंग एजेंट थे वहां पर, उस एजेंटों को मतदान केंद्रों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा, मुझे कहने में शर्म महसूस हो रही है कि रामपुर में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर 900 वोट पड़ा है, बताओ केवल वहां डब्बे में केवल 6 वोट पड़े हैं, केवल 6 वोट मिले हैं। और जहां 500 वोट थे वहां केवल कुल 1 वोट पड़ा है। ये लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मजाक नहीं तो और क्या हो सकता है मैडम? ये बहुत ही शर्म की बात है। ये लोकतंत्र के साथ खुल करके मजाक किया जा रहा है। भाजपा की संविधान की अवहेलना, जोर जबरदस्ती, प्रशासनिक सरकारी मशीनरी की दमनकारी और चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे आप चुनाव कैसे कह सकते हो? इसे आप चुनाव कैसे कह सकते हो? लोकतंत्र पूरे तौर पर लहूलुहान हो चुका है और ये जनता का उपहास है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे चुनाव आयोग को आगे आनी चाहिए और क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि एक पोलिंग एजेंट पे, जो भी वहां पे पोलिंग एजेंट है, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जहां पर 900 वोट पड़े, 500 वोट पड़े, वहां केवल 2 वोट मिल रहा है, 9 वोट मिल रहा है, 1 वोट मिल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है लोकतंत्र में? इसलिए मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे तौर पर हमारा लोकतंत्र लहूलुहान हो चुका है। और अगर देश की जनता अगर अब भी नहीं होशियार हुई, अगर अब भी नहीं समझी, तो मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस देश में जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, वास्तव में उनके हालात बहुत ही बद से बदतर होगा और लोगों का इस देश के अंदर जीना दोबार हो जाएगा। ठीक है सुमानी जी, ठीक है। मतलब जिस तरीके से सपा की ये हार हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ पर जबरदस्ती की है, गड़बड़ी की है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि जहां पर 500 वोट पड़ने चाहिए थे वहां पर सिर्फ 1 वोट पड़ रहा है। क्योंकि अगर बात करें जिस दिन चुनाव हो रहा था उससे पहले भी सपा ने इलेक्शन कमीशन के पास पत्र लिखकर भेजा कि हो सकता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो। लेकिन एक हार जब
दिख गई, सामने आ गई, उसके बाद फिर एक बड़ा आरोप अब तो लगना जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस चुनाव में गड़बड़ी की है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप जवाब देंगे? पहले से भी जब चुनाव की अगर बात करें, चुनाव से पहले भी गए इलेक्शन कमीशन के पास, सपा ने यह भी कहा कि इस चुनाव में जाहिर तौर पर गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन अब जब हार हो गई समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की जीत हो गई, अब फिर से वही सब बातें, गड़बड़ी हो रही है, आरोप लग रहे हैं, जहां पर 500 वोट पड़ने चाहिए थे वहां सिर्फ 1 वोट मिल पा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए, इनके नेता चुनाव प्रचार में नहीं जाते, हमारे सारे नेता सारे कार्यकर्ता चुनाव में लगते हैं, ये अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाते, हम पे मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव है, राजनीतिक दल के रूप में अगर हमारे कार्यकर्ता वहां प्रचार में जाते तो इनके पेट में दर्द होता है, इनके नेता एसी में बैठे हवा खा रहे हैं, तो जनता किस पे भरोसा करेगी? आपको बता रहे हैं कि खुद बता रहे हैं कि हमको इन बूथों पे इतना इतना वोट मिला, तो ठीक है भाई, वो आपकी घटती बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम है, उसको आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, मेहनत करिए, जाके क्षेत्र में आप नहीं किए, जो आपको जनता ने दिया उसको लेके घर जाइए। अब आप कह रहे साहब चुनाव में वोट डालने नहीं दिया, बिना वोट डालने ये लोग लाखों लाख वोट पाए हैं, बसपा प्रत्याशी 2 लाख करीब ऊपर वोट पाया है, 42,000 से घनश्याम मोदी जी जीत रहे हैं, ये बिना वोट डाले ही जनता ने वोट डाल दिए, ये मशीनरी की तो वोट नहीं है। ये कहिए कि आपको जनता ने वोट नहीं दिया, ये आपके कर्म है, अपने 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 कार्य व्यवहार सुधारिए, जनता के बीच रहिए, जनता के सुख दुख में शामिल रहिए, आगे आपको जनता अवसर देगी। इसमें इतनी हाई तौबा वाली कौन सी बात? आपके नेता एसी छोड़ करके प्रचार में गए नहीं गर्मी में, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री सारे कार्यकर्ता वहां पसीना बहाए हैं, जनता देख नहीं रही क्या? ऐसे में जनता जनार्दन ने हमारे प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजा है। हाँ, सीधी सी बात है, सबके समझ में आनी चाहिए, इनको भी समझ में आना चाहिए। भाई आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। भाई क्यों न जाए चुनाव प्रचार में, और क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर हमने टिकट दे के किसी को प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा तो उसके प्रचार में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप न जाए, आपकी समस्या है। हमने उतारा, हम गए उसके प्रचार में, ठीक है, ठीक है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई तरह के जो ट्वीट सामने आए, जिसमें ये बात कही गई, ट्वीट में आपको बता देती हूँ, ये कहा कि लोकतंत्र का गला घोटकर वोटरों को वोट डालने से रोककर और अनैतिक गठबंधन कर बीजेपी को जो जीत मिली है वो जनादेश का अपमान है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की रामपुर और आजमगढ़ से जीत हुई है, उसको जनादेश का अब अपमान बताया जा रहा है। वही जनादेश जो वोट करने के लिए गए, अब उनका ही अपमान हो गया इस जीत से। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए, इसमें हमारा तो गठबंधन किसी से था नहीं, दोनों प्रत्याशी हमारे थे। तो हमारा एनडीए के सब लोग मिलकर लड़ाए, कोई इसमें किसी दल से कोई प्री अलायंस या कोई अलायंस तो हमारा कुछ था नहीं ऐसा यहाँ पे जी। प्रत्याशी दोनों बीजेपी के सिंबल पे लड़े हैं, दोनों सबको लोग मिलकर लड़ाए हैं। और ऐसे में इस तरह का जो आरोप है, इसका कोई मतलब जमीनी हकीकत से कोई संबंध है क्या? भाई आप हार चुके, आप पानी पी पी करके कोसते रहिए, जब मौका था तब आपने काम नहीं किया, तब आप क्षेत्र में गए नहीं, आपने प्रचार नहीं किया। आखिर इनको अपने नेतृत्व पूछना चाहिए कि अखिलेश जी आपने सिंबल दे दिया, आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आए? तो वो तो ये करेंगे ना, क्योंकि पूछेंगे तो निकाल बाहर हो जाएंगे। और हम गए, हमारे नेता गए, तो हमसे कह रहे साहब इनकी पूरी मशीनरी लगी रह रही, क्यों नहीं जाएंगे? एक एक मंत्री का, एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है, अगर प्रत्याशी हमारी पार्टी का लड़ रहा तो उसके चुनाव प्रचार में जाए और जितनी जितनी क्षमता है, 1, 2, 4, 10 आदमी, 100 आदमी, 500, 1000 उनको कन्विंस करे, और जो भी कन्विंस होगा हमारे पार्टी के बच्चे में मतदान देगा। हम तो इसी विचारधारा पे चलते हैं, परिचित से परिचित, मित्र से कार्यकर्ता, यही हमारे संगठन का ध्येय वाक्य। हम इसी पे काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, संगठन बढ़ाते हैं, संगठन गढ़े चलो, पंथ सुपंथ पे बढ़े चलो, यही हमारा ध्येय वाक्य है। अब आप ऐसे कमरे से नहीं निकलना चाहते तो ये आपका सरदर्दी है, ये आपकी समस्या है,
इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना लाना है? मत निकलिए। आपको जनता के सुख दुख से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आप तो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, पिताजी मुख्यमंत्री थे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपको उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से वास्ता क्या है आपका? जी ठीक है। हारने के बाद आप ट्वीट करते नहीं, आप तो ट्विटर वाली पार्टी है ये। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। सुमानी जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हार है वो अभी भी इससे सामना नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि आजम खान ने भी एक बात रखी, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें आजम खान ये बात कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस से निष्पक्ष चुनाव कराने की फिर से मांग की गई है यहां पर। देखिए मैडम, जैसे विवेक जी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जवान में केवल मीठी मीठी बोल के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। ये लोग केवल मीठी मीठी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में बड़े बड़े हिटलर पैदा हुए और सभी का एक दिन अंत हुआ है। इसी तरीके से इनका भी एक न एक दिन अंत होगा। और जहां तक ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जितना समाजवादी पार्टी के सिपाही जनता के बीच में जाते हैं, काश अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये विधायक, सांसद अगर जनता के बीच जा रहे होते हैं, तो आज जिस तरीके से इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। अग्निपथ योजना को लेकर देखिए, अभी कल मेरे बांदा जिले के जस्ट बगल फतेहपुर में एक नौजवान ने चुनाव प्रचार में बात हो रही है, आप अग्निपथ पहुंच गए। खामोश रहिए विवेक जी, खामोश रहिए। आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, आप खामोश रहे। आपके बीच में मैं नहीं करता। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। चुनाव की हो रही है, आप अग्निपथ पहुंच गए। आजम खान कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अरे देश में रहिए साहब, देश की बात करिए, कहां चले जाते हैं? ठीक है एएस नुमानी जी, लेकिन सवाल यही था कि अब आजम खान जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस से निष्पक्ष चुनाव कराने की एक बार फिर से यहां पर मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो हार हुई है, ये वाकई में आप अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर गड़बड़ी कर रही है और पहले से ही प्री प्लान्ड होता है सब कुछ? इस तरीके के कई बड़े आरोप सामने आए, आप खबरों में भी लगातार सुन रहे होंगे। हालांकि आप ही की पार्टी लगातार इस तरीके के बयान भी देती आई है, इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिखा गया कि गड़बड़ी होगी, लेकिन जब हार हो जाती है उसके बाद एक बार फिर से वही सब चीजें किस तरीके से देखते हैं? जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन आजम खान साहब रामपुर में पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने चीख के कर रहे थे कि यहाँ रामपुर प्रशासन जो पूरे तौर पे जितने भी सारे वोटर्स हैं उसके आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके पहचान पत्र कुछ चेक कर रहे हैं, उसे वोट डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। उसके बहुत सारे वीडियोज आपके चैनल ने भी दिखाया, मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा, आपके बहुत सारे चैनल ने दिखाया। उसके बावजूद बता रहे विवेक जी कह रहे हैं कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ। 50 ऐसी वीडियो है, कितने वीडियो भेजो विवेक जी आपके पास, जिसमें किस तरीके से पुलिस लाठियां बाज रही है, किस तरीके से वोटरों को थाने में बैठाए रही है। क्या ये लोकतंत्र के साथ हत्या नहीं की जा रही है? ये बहुत बड़ी नाकामी हो रही है विवेक जी। अगर जनता पार्टी तो आने वाले दिनों में आपकी भी नस्लें होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, वो भी दर बदर की ठोकरें खाएंगी। आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कल फिर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, आपके साथ भी यही होगा। कल को आप यही कहोगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को तबाह बर्बाद करके रखी है। आप ही की जबान इस बात को बोलेगी। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, इस देश को तबाह बर्बाद कर रहा है। इनके साथ पूरी ईवीएम मशीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरा चुनाव आयोग पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही है, पूरा प्रशासन पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं जिताया जाएगा तो जो भी जिले के डीएम एसपी है उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए डीएम और एसपी अपने डर की वजह से, अपने ट्रांसफर की वजह से और अपने सस्पेंड की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करते हैं। इसमें जनता रोड पे आएगी और जनता रोड पर उतरेगी और
इस देश के अंदर एक दिन वास्तव में इंसाफ होगा और वास्तव में वही लोग चुनाव जीतेंगे जिसको जनता राय करेगी, जिसे जनता वोट देगी और जिसे जनता पसंद करेगी। मैडम, आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए एक किसी कागज में। ठीक है, बिल्कुल नोट किया जाएगा ये सुमानी जी। लेकिन एआईएम प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी ये बात कहने लगे अब कि जिस तरीके से हार हो गई समाजवादी पार्टी की, अब असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि सपा के अंदर काबिलियत नहीं है भाजपा को हराने के लिए। देखिए, वो एक अलग विषय। ओवैसी जी क्या कर रहे हैं, ओवैसी जी से हमें कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। अगले पार्टी के लोग कौन क्या कह रहे हैं उसे हमें कोई लेना देना। ओवैसी जी क्या कर रहे हैं या बीएसपी के लोग क्या कह रहे हैं या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हमें उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी, कोई भी कमेंट नहीं करना। हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहा है, आप जाके देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी के घर में आग लगती है, कहीं भी बहुत सारे बुंदेलखंड में देखिए इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी के दरवाजे जाने को तैयार नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही हर एक घर पे जाकर के उसे पानी की व्यवस्था करवा रहा है, उसे टैंकर पहुंचाने का कार्य कर रहा है और अपने पैसे से टैंकर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में या पूरे प्रदेश में जहां भी जो लोग भी जिस मुद्दे को लेकर किया, जिस से परेशान है, हमें उसकी परेशानी को दूर करनी चाहिए। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर के अलावा कहीं कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। ये कभी ना तो विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। केवल ये बहकाने का कार्य कर रहे हैं, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब विवेक जी, मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है जी, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुमानी जी? आप भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाइए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, चुनाव हारने के बाद आप विरोधी पार्टी को पानी पीने करके जितना कोसना हो कोस लीजिए। उस कोसने से गुजरा वक्त लौट के नहीं आता। सत्यता यह है कि समाजवादी पार्टी दोनों लोकसभा के उपचुनाव हार चुकी है। जनता ने वहां इनके वंशवाद को, परिवारवाद को, भाई भतीजावाद को, इनकी अपने उस क्षेत्र को सल्तनत समझने की प्रवृत्ति को सिरे से नकार दिया है और दोनों जगह नए लोगों को जनता ने लोकसभा में भेजा है। घनश्याम मोदी जी एकदम से नए थे उस लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, हालांकि उन क्षेत्र में वो रहने वाले, वहां उनका काम अच्छा है जनता के बीच में। इसी तरह से दिनेश लाल जी चुनाव हारे हुए थे लेकिन लगातार क्षेत्र में बने तो उसका उनको लाभ मिला। अब ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है साहब, आपके नेता ने अपनी ऊर्जा का सदुपयोग क्यों नहीं किया? टिकट दे दिया, प्रचार करने नहीं गए, जनता के बीच आपका संवाद नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो दोषी है नहीं। अब आजम खान साहब कह रहे थे कि साहब आधार कार्ड चेक हो रहा है, ये चेक हो रहा है, वो चेक हो रहा है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराना, सुरक्षित चुनाव कराना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न जिससे चुनाव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न हो। ऐसे में प्रशासन की किसी कार्रवाई पे इस तरह के प्रश्न लगाना ये भी गलत है। उनको सुरक्षित चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब आपको दिक्कत है साहब, आधार कार्ड ही तो मांगा था, पाकिस्तान का वीजा तो नहीं मांग लिया था प्रशासन ने, क्या दिक्कत थी साहब? है तो दिखा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रिया जी, जो लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी तमाम युवनों वगैरह चिट्ठी लिख चुके हैं, तो उनसे पूछिए कि साहब हिंदुस्तान का आधार कार्ड ही तो मांगा था हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान के कागज आपसे नहीं मांगेंगे तो क्या प्रशासन वाले लाहौर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे? तो ऐसे में इतनी हाई तौबा करने का औचित्य क्या है? तो इस तरह की बेबुनियाद बातों पे जनता कान देने वाली नहीं है। जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है और उस विजय को इन्हें भी सिरे से स्वीकार करना चाहिए। इसमें इतना हाथ पर छाती पीटने का विषय नहीं है।
लोकतंत्र की जीत हुई है। इमरजेंसी की बरसी की एक दिन बाद मतगणना हुई, उसके 4 दिन पहले मतदान हुआ था। इस अवसर पर जनता ने लोकतंत्र पर मोहर लगाई है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद को सिरे से जनता ने खारिज किया है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल है कि अभी तक शायद सपा इस हार को स्वीकार नहीं कर पाया। अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने निकल कर आया, जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये बात रखी है कि नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बदल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना। क्यों आरोप लग रहे हैं? ये भी बड़ी बात। अब ये भी पूछा जा रहा है, सपा अगर आरोप लगा रही है विवेक श्रीवास्तव जी, तो क्या जवाब देंगे? क्यों गड़बड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों जीतने नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी को? देखिए प्रिया जी, आप प्रत्याशी खड़ा करें, आप उसके चुनाव प्रचार में ना जाएं, तो आपके प्रत्याशी का प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी के तो लोग तो जाएंगे नहीं। हम जाएंगे तो अपने प्रत्याशी का ही प्रचार करेंगे। ठीक है, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं छोटा कार्यकर्ता, मैं जाऊंगा 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी से बात करके अपनी पार्टी की प्रत्याशी के लिए कन्विंस करूंगा लोगों को। हमसे बड़े नेता जाएंगे और बड़े उम्मा को कन्विंस करेंगे। अब आप नहीं जाएंगे तो आपके प्रत्याशी के लिए जनता में प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थोड़ी करेंगे। आपको एसी से निकलने की इच्छा शक्ति नहीं है, आप ट्विटर से पार्टी चला रहे तो चलाते नहीं साहब, ट्विटर से पार्टी ट्विटर से पार्टी चलेगी? जनता के बीच जाके पसीना बहाना पड़ता है प्रिया जी, तब जनता आशीर्वाद देती है। जनता अपने बीच मौजूद आदमी को देखती है कि ये हमारे सुख दुख में शामिल है, हमारे हर मौके पे उपस्थित है, तब जनता आशीर्वाद देती है। ट्विटर से जनता अगर आशीर्वाद देने लगी तो फिर हो चुका काम। अब रही बात, वो जिस तरह की ट्वीट करे, उनको अपना जमाना याद आ रहा है। एक समय तक अखिलेश यादव जी ने लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा दाखिल तक नहीं करने दिया था, यही अखिलेश यादव। तो उनको अपना जमाना याद आ रहा है, जबकि सत्यता ये है कि उनके प्रत्याशियों ने पर्चे भी भरे, चुनाव भी लड़े, पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ। हम बार बार कह रहे थे कि चुनाव ये लोग हारेंगे, इसलिए रोने का रास्ता अपने लिए पहले तलाश रहे हैं। तो उन्होंने रास्ते पकड़ लिए, अपना कुछ दिन रोते गाते रहेंगे, फिर भूल जाएंगे, सो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यही समाजवादी पार्टी का हश्र है। अब जी ठीक है एस तुमाने जी। लेकिन अगर बात करें, अभी आपसे जब सवाल किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया जिसमें ये कहा कि सपा के अंदर काबिलियत नहीं है, और आपने कह दिया कि हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर राजनीति की बात करें, राजनीति में तो हर तरह की चीजें जायज होती हैं। हर तरफ से जब बयान सामने निकल कर आते हैं, उस पर चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, शायद हर एक को दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं मतलब होता है, कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव होता है वो सामने निकल कर आता है। अब भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद को लेकर यहाँ पर बयान दे रही है, और जो दूसरी पार्टियां वो भी सपा को टारगेट करने में लगी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि ये जो हार हुई है, क्या इसको अभी तक सपा स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि फिर से चुनाव कराने की बात सामने आई? और अभी इसमें नहीं है, देखिए जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी एक हार जो है वो समाजवादी पार्टी को देखने को मिली, एक बड़ी हार जिसे कह ले। लेकिन ये जो आजमगढ़ और रामपुर चुनाव की अगर यहाँ पर बात करें, तो आजमगढ़ और रामपुर चुनाव भी काफी ज्यादा अहम था, और सबकी निगाहें जो थी वो इसी चुनाव पर थी, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में आपको पता है एक सपा का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। एक बड़ी जीत जो है वो सपा हमेशा से आंख पर दर्ज करते आई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई, तो क्या लगता है 2024 की जो तैयारी है, जो एक मैप तैयार करती है पार्टी चुनाव से पहले, वो अब साफ हो रही है धीरे धीरे? मैडम, जिस तरीके से जो आपका सवाल है कि 2024 में, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस बात कह रहे थे कि 2024 में हम पूरी की पूरी 80 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सन 2024 में जनता भाजपा की इस अहंकार को पूरे तौर पर तोड़ के रख देगी। आप देख लीजिएगा 2024 में
और जहां तक ताल्लुक है ओवैसी जी की जो बातें आप कर रहे हो, ओवैसी जी भी 2022 में चुनाव लड़े, बताइए उन्होंने कितने सीटें निकाली उत्तर प्रदेश से? ये एक बड़ा सवाल है। काश अगर वो भी उत्तर प्रदेश को एक सीट निकाल लिए होते तो उनको बोलने का एक मौका था कि नहीं हमारे पास इतने विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए हम कमेंट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के लोगों को। लेकिन वो जो भी उनके शब्द है उस पर मैं कुछ भी कमेंट करने को तैयार नहीं हूं और मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं कुछ भी कहूं। लेकिन आज हालात को देखते हुए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के साथ जिस तरह गला घोटने का कार्य कर रही है, आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इसमें देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, सभी को जो है इस आवाज को उठानी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इंसान किसी भी तरीके से इस देश में किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े और कोई तानाशाही सरकार इस देश और प्रदेश में न चल सके। इसलिए कि अगर तानाशाही सरकार चलेगी तो हमें लगता है जो मजदूर है, जो किसान है और जो बेरोजगार नौजवान है, ये लोग इसी तरीके से दर-बदर की ठोकरें खाएंगे। जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से लगातार इस देश का, इस प्रदेश का नौजवान वो रोजगार के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। हर एक इंसान परेशान है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद अपने गिरबान में झांकनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, सच्चाई क्या है, वास्तव में जनता हमसे, हमारे काम से खुश है कि नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खुद स्वयं जनता के बीच में आनी चाहिए और उन्हें जनता की जो भी तकलीफ है उससे रूबरू होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक ताल्लुक है 2024 का, आप देख लीजिएगा मैडम कि 2024 में वास्तव में इस प्रदेश की जनता पूरे तौर पर इनकी कमर तोड़ने का कार्य करेगी। ठीक है, धर्मेंद्र यादव की अगर यहाँ पर बात करें, काफी ज्यादा भरोसा जो है को जिस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर उतारा, इनको काफी उम्मीदें थी। देखिए धर्मेंद्र यादव की अगर बात करें तो काफी ज्यादा उम्मीदें थी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक रिश्ता भी बताया जाता है, चचेरे भाई के तौर पर भी उनको कहा जाता है कि वो चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, और इसी के चलते वो चुनाव प्रचार नहीं करने गए क्योंकि उनको पता था कि जीत जो है वो समाजवादी पार्टी की ही होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा भरोसा यहाँ पर जताया गया, उसके बाद एक फिर से जो हार थी वो यहाँ पर देखने को मिल गई। जी, जहां तक धर्मेंद्र जी का ताल्लुक, जैसे आप भी आपने कहा भाई भतीजा वाला ताल्लुक, ये समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं। जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया अखिलेश जी को, उस दिन से इस पार्टी के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से, ना तो कोई जात पात का कोई भेदभाव है और ना कोई भी किसी तरीके से कि ये भतीजा है, ये चाचा है, या किसी तरीके से कौन किसका रिश्तेदारी से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल ये देखती है कि जनता के बीच में कौन नेता जा रहा है, जनता के लिए कौन काम कर रहा है, जनता की समस्याओं को कौन समय समय पर सुन रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ये देखते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं की इन गहराइयों तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान ये इल्जाम लगा रहा है कि ये परिवारवाद है या जातवाद है, तो ये सरासर एक इल्जाम है और विपक्ष के लोगों के पास केवल यही एक मुद्दा रह गया है कि लोग जात पात की बातें करते हैं या ये परिवारवाद की बातें कर रहे हैं, इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए कि इन्होंने कोई न तो विकास किया, न कोई रोजगार किया, नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया, कुछ भी जमीनी स्तर पर इन्होंने कुछ भी कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरे देश का नौजवान उधर बदल की ठोकरें खा रहा है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे आप? जिस तरीके से अगर अभी धर्मेंद्र यादव की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया और काफी ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। आपको भी पता है कि किस तरीके से एक रिश्ता जो है वो भी अखिलेश यादव से है धर्मेंद्र यादव को, और इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं वहां पर गए, क्योंकि एक उम्मीद जो होती है वो एक काफी बड़ी मानी जाती है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी धर्मेंद्र यादव से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन अगर देखा जाए उनके दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जो है वो दूसरी तरफ खड़े थे और 2019 में भी एक हार का सामना करना पड़ा, और पिछली डिबेट में भी हमने इस बात का जिक्र किया कि एक हार जो थी निरहुआ की वो 2019 में हुई। तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, हार तो निरहुआ की होगी क्योंकि कहीं ना कहीं इनको
बोला जाता है कि भोजपुरी स्टार है और उनको इस तरीके से उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश नहीं होने वाली है। लेकिन जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें तो क्लियर हो गया सब कुछ। विवेक श्रीवास्तव प्रिया जी, पिछली बार का चुनाव दिनेश जी हारे थे, अखिलेश यादव से हारे। अखिलेश यादव का पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा था, बड़ा कद था, और उनके सामने सही बात है दिनेश जी नए कमर नए प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए। इस बार अखिलेश जी ने धर्मेंद्र यादव जी को भेजा। धर्मेंद्र जी का आजमगढ़ में कहीं कोई वर्क नहीं था, वो बदायूं से चुनाव लड़ते थे, वहां से भी चुनाव हार चुके थे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो अखिलेश यादव जी ने उनको वहां निपटाने के लिए भेज दिया, क्योंकि ऐसे पारिवारिक सदस्यों को अखिलेश यादव जी चुन चुन के निपटवा रहे हैं। चाचा शिवपाल जी को निपटा चुके हैं, उसी धर्मेंद्र यादव जी को भेज दिया। अच्छा, भेज भी दिया, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। ठीक है, उनको लेकर के नाराजगी थी अखिलेश यादव जी को लेकर के क्षेत्र में, उनके अचानक सीट छोड़ने से। लेकिन मुझे लगता है कि वो जाते तो क्षेत्र में नाराजगी कुछ कम होती मिलने जुलने से, और धर्मेंद्र यादव जी इतनी उससे चुनाव ना हारते। लेकिन उन्होंने जो भी आंतरिक राजनीति उन्होंने की हो, धर्मेंद्र जी चुनाव हार गए। और हम बार बार कह रहे थे कि दिनेश यादव जी चूंकि चुनाव हारने के बावजूद भी क्षेत्र में बने रहे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया है। और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता के भी सीधा संवाद कर रहे हैं, हमें इसका परिणाम मिलेगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा और हमारे दोनों प्रत्याशी लोकसभा में जाएंगे। और वही हुआ प्रिया जी। तो जो नहीं गया वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, अरे जाते कुछ करते, कुछ होता कुछ ना होता, तब तो आप कहने लायक थे, आप तो घर से निकले नहीं। उसके बाद हमारे ऊपर तोहमत मर रहे कि साहब इन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। अरे भाई, हमारे पास मंत्री हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, तो आखिर ये लोग क्या करेंगे? अगर चुनाव प्रचार में प्रत्याशी है पार्टी का, तो उसके प्रचार में नहीं जाएंगे तो क्या घर में बैठ के ट्वीट खेलेंगे अखिलेश यादव जी की तरह एसी में बैठ के? हमारी पार्टी में ना कोई आराम करता, ना किसी को करने की दिया जाता है। ना नरेंद्र मोदी जी आराम करते हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी आराम करते हैं। यहाँ किसी के पास छुट्टी बनाने इंग्लैंड जाने का समय नहीं मिलता किसी को। ये दूसरे टाइप की पार्टी है, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी, सत्य कह रहे हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए मिशन मोड में काम करना पड़ता है। बीजेपी एक मिशन मोड में काम करती है। 365 दिन हमारे कार्यालय खुले रहते हैं, 24 घंटे हमारे यहाँ फोन उठता है कार्यालय का। वो मोड, वो कार्य संस्कृति अन्य दलों में नहीं है जी। टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को जी। ठीक है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, ये जीत जिस तरीके से है, अभी बात भी इसी चीज की कही जा रही थी कि 2024 का जिक्र हो ही जाता है हर बार जब चुनाव की बात होने लगती है इस टाइम। तो अभी आपने सुना भी कि किस तरीके से जो सपा प्रवक्ता है एस नोमानी जी, वो भी यही बात कह रहे थे कि इस जीत से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बात जिस तरीके से 2024 की करी जा रही है और पूरी तरीके से प्लान में अभी भी समाजवादी पार्टी जो है वो खड़ी हुई है। और ऐसे में क्या लगता है अब किस तरीके से जो जीत है वो आगे की बीजेपी सुनिश्चित करने जा रही है? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, मैं पहले भी कह चुका था, ये लोकसभा के उपचुनाव है। अभी 2 महीने पहले जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दोबारा बनवा करके, इस 37 सालों बाद ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जनता इस बार भी आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को देगी, और हुआ वही। लोग इसको लोकसभा 2024 के चुनाव से भी जोड़ के देखते हैं, अच्छी बात, देखना भी चाहिए। इस तरीके से भविष्य का आगाज भी है। और इस तरह से जनता ने दोनों सीटों पे समर्थन दिया है। आगे भी हमें उम्मीद है कि हम 80 की 80 सीटों जीत करके नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे उत्तर प्रदेश से। हम इसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। विपक्ष कमरे में बैठा हुआ, इसी कमरे में बैठा हुआ ट्वीट खेल रहा तो खेलता रहे जी। हमें इस ट्वीट से क्या वास्ता?
हम अपना काम कर रहे हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता अपना काम करता है, किसी के ट्वीट से प्रभावित नहीं होता, ना विचलित होता है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, असमानी आपके पास आना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी, अटकलें जो लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव और आजम खां के बीच जिस तरीके से लड़ाई की खबरें सामने निकल कर आ रही थी, क्या लगता है आपको इसका भी असर क्या आजमगढ़ और रामपुर जो चुनाव हुए हैं इस पर पड़ता हुआ नजर आया है? देखिए कि जहां तक ताल्लुक है मैडम अखिलेश यादव जी का और आजम खान साहब का, इन दोनों के कैसे रिश्ते जैसे एक बाप बेटे के रिश्ते होते हैं, तो आपस में मतभेद तो हो सकता है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब, ये कभी भी समाजवादी पार्टी के लिए कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं, जब तक हमारे जिस्म का एक एक कतरा जो है हर तरीके से मैं समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान देने को तैयार हूं। तो हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा आजम खान साहब की वजह से, बल्कि जब से आजम खान साहब जेल से छूटे हैं उस दिन से लगातार हर एक कार्यकर्ताओं के अंदर, समाजवादी पार्टी के जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर एक जोश आया है और उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ है। एक हमारा शेर जेल से छूट करके आया और अब समाजवादी पार्टी के अंदर और जान पैदा होगी। तो इसको लेकर के लोगों के अंदर एक जोश पैदा हुआ और लोगों के अंदर एक खुशी महसूस हुई है। और हमें ये लगता है कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में हम 80 सीटें जीतेंगे, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपकी बात कही थी। ठीक है सुमानी जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज यूपी में देखने को मिल रहा है, अगर बात बुलडोजर की करें यहाँ पर, तो बुलडोजर का जिक्र भी साफ तौर पर नजर आ जाता है कहीं ना कहीं पर। इसका जिस तरीके से क्रेज सामने निकल कर आ रहा है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज पूरे यूपी भर में नजर आ रहा है, और देखा भी गया कि किस तरीके से आजम खां के भी कई ठिकानों पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। क्या जनता जो है वो इससे प्रभावित हो गई? नवानी जी जनता आक्रोश में है मैडम, जनता इससे आक्रोश में है कि ये किसी के मकान गिराना, कहीं बुलडोजर चलाना, ये कोर्ट, हाई कोर्ट का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, ये सरकार का काम नहीं है। अगर कोई भी इंसान दोषी है, मैंने इससे पहले भी डिबेट में बात रखी थी कि मैडम जैसे मैं कसूरवार हूँ, लेकिन हमारे बच्चे तो कसूरवार नहीं है, मेरे माँ बाप तो कसूरवार नहीं है, मेरी बीवी तो कसूरवार नहीं है, तो एक की गलती की वजह से पूरे परिवार को सजा देना, पूरे परिवार को घर से बेघर करना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और हमें ये लगता है कि पूरे तौर पे बुलडोजर ही इनको पूरे तौर पे खत्म कर देगी 2024 में। नोट कर लीजिए। और इस प्रदेश का नौजवान भी इस बात को कह रहा है कि जितनी खुशी के साथ, जितनी ताकत के साथ ये बुलडोजर लोगों के घरों पे चलाते हैं, काश अगर उसी खुशी के साथ, उसी ताकत के साथ अगर ये नौजवानों को रोजगार देने का विकार करते हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ न कुछ 2024 में निकल सकती थी। लेकिन ये तो रोजगार के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, केवल ये लोगों को तोड़ने का कार्य कर रहा है और लोगों को घर से बेघर करने का कार्य कर रहा है। और आपको ये भी बहुत ही अफसोस आपको भी खुद होता होगा मैडम कि जब किसी का घर तोड़ा जाता है, जब बुलडोजर चलता है, तो उस टाइम उस घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं, बूढ़े माँ बाप भी होते हैं जो उस घर में पनाह लिए होते हैं। बताइए उस वक्त जिस टाइम बुलडोजर चलता होगा, उस वक्त बूढ़े माँ बाप का क्या आलम होता होगा। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो ये भी नहीं जानते हो कि सियासत किसको कहते हैं, आखिर उनके दिल से हाय तो निकलती होगी ना। और जब हाय निकलेगी उस मासूम बच्चों के दिलों से, तो वो हाय कहां जाएगी? सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊपर ही जाएगी। और जब किसी की हाय लगती है तो वो हाय सीधे ऊपर तक, ईश्वर तक पहुंचती है, गौर तक पहुंचती है। और जब गौर तक पहुंचेगी तो हमें ये लगता है कि कोई इंसान सुकून के साथ इस देश और प्रदेश में नहीं रह सकता है। इसलिए कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। जो दोषी है उसको आप जेल के सलाखों के पीछे भेजो, उसे फांसी के फंदे पे लटका दो, लेकिन पूरे परिवार को तहस नहस कर दो, उसको घर से बेघर कर दो, उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दो। ये कहां का इंसाफ है? योगी जी ने कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ी है? लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जनता में आक्रोश है इसको लेकर, लेकिन चुनाव के जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें जनता का इसे आक्रोश तो नहीं कहा जा सकता।
तो मैडम मैं अभी तो कहा मैंने आपसे कि ये डीएमएसपी की मजबूरी होती है, अगर वो इनके प्रत्याशी को नहीं जिताए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे वहां से फौरन हटा दिया जाएगा। ठीक है अनुमानी जी, इसका जवाब ले लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी से। आखिरी प्रश्न विवेक श्रीवास्तव जी से ये हमारा कि जिस तरीके से जिक्र किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज पूरे यूपी में कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है, और अगर बुलडोजर का जिक्र करें तो वो भी काफी ज्यादा अहम नजर आया, काफी ज्यादा खास, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में भी ये विषय रहा है। जनता इससे प्रभावित हुई, लेकिन अभी एस नुमानी जी ने यह बात रखी कि जनता इससे प्रभावित नहीं है, जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन जब परिणाम चुनाव के सामने आए उसके बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि जनता में आक्रोश है। उसके बाद एक बात जिस तरीके से एस नुमानी जी ने यहाँ पर रख दी कि जनता में आक्रोश ही है, लेकिन जिस तरीके से जो जीत हुई है वो सिर्फ जो प्रीप्लान्ड कह लिया जाए अगर इसे, कि ये पूरी प्रीप्लान्ड तरीके से जो चुनाव है ये सब गड़बड़ी की जाती है, वो सब तो इसी के चलते हैं। लेकिन जनता में अभी भी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी आपका ऑडियो म्यूट है, उससे पहले अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया जी, जनता में कितना आक्रोश है वो तो सब वोट के माध्यम से दिख रहा है। दोनों बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा में उपचुनाव में जीत के जा रहे हैं कि 2 महीने पहले भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। इनके आक्रोश चिल्लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, और इनके जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि साहब घर गिरा दे रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए मैं, प्रिया जी अगर आप 2 मिनट मुझे समय दे तो मैं आज इनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाह रहा था, ताकि आगे, चूंकि ये भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आगे कहीं इस तरह की बात करके हंसी के पात्र ना बने। जो जिस धारा के तहत घर गिराए जा रहे हैं वो मैं इनको बता देता। ये 1973 का एक्ट है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसी की धारा के तहत ये मकान गिराए जाते हैं। इसमें जिन मकानों के नक्शे नहीं पास होते, जिन मकानों को लीगली परमिशन नहीं लिया जाता, वो इसमें गिराए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, जिसके तहत गिराए जाते हैं। दूसरा, जो अपराधियों की या सिंडिकेट अपराधियों की जो संपत्तियां कुर्क करने का जो काम चल रहा है, उसका भी एक एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1), जिसके तहत जो अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है या संपत्ति बनाई गई, उसको कुर्क करने का आदेश डीएम के आदेश पर होता है, और उसमें पुलिस रिपोर्ट देती, डीएम उसका आदेश करता है। ये सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है। आगे से कहीं ऐसी बात ना करें कि साहब ये संविधान के दायरे में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन संविधान का शासन, और संविधान से काम करने वाले लोग हैं, उसी के तहत ये काम हो रहा है। जो अवैध तरीके से भू संपत्ति अर्जित करेगा, अवैध कब्जे करेगा, उसको गिराने का पावर पहले से कानूनों में है, उन्हीं कानूनों के तहत इसका काम हो रहा है, और इसमें सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी की करीब लगभग 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तो ऐसे अपराधियों के साथ अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हमदर्दी है, तो इनकी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को या किसी कार्यकर्ता को हमारे ऐसे किसी अपराधी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, ना उत्तर प्रदेश की जनता को है। जनता ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई होते हुए देखना चाहती है, इसीलिए वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके भेज रही है, और ये साफ दिख रहा है। अब इनके आक्रोश चिल्लाने से तो कहीं आक्रोश हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको प्रिया जी दिख रहा तो आप बता दें, हमें तो ना दिख रहा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से एस नुमानी जी जुड़े हुए थे। तो देखा जा सकता है किस तरीके से आजमगढ़ रामपुर में हुए उपचुनाव में सपा को सफाया करना पड़ा, और लोकसभा में अब भाजपा के 305 सदस्य हो गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव विधायक बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दिया था, जबकि रामपुर सीट से आजम खान ने इस्तीफा दिया था, और इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि
हो सकता है कि उपचुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। और उपचुनाव के रण में आजमगढ़ सीट से भाजपा ने दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को उतारा, जबकि सपा ने धर्मेंद्र यादव को और बसपा ने गुड्डू जमाली को। वहीं रामपुर सीट पर भाजपा ने घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने आजम खां की पहली पसंद आसिम रजा पर दाव लगाया, लेकिन दोनों दाव असफल रहे और जनता ने भाजपा पर फिर भरोसा जताया। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी से यश नुमानी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी कि किस तरीके से सपा अब ये जो आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी हुई है इस चुनाव में, फिर से चुनाव कराने जाने चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से शुरू हो रहा उसके पहले ही देखा गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा और कहा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गड़बड़ी करने की तैयारी में है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अब तक ले देखते रहिए KKT न्यूज।